वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल यूपी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इससे पहले 100 दिन के काम का रिपोर्ट कार्ड सीएम योगी आज इस वक्त पेश कर रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 100 दिन का लेखा जोखा सामने रखेंगे, जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे कि आखिर इन 100 दिनों में किस तरीके से यूपी सरकार ने अब तक जो काम किए हैं वो किस तरीके से धरातल पर पहुंचाए हैं। और उसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक स्पेशल कार्यक्रम इसके लिए आयोजित किया गया है। 100 दिन कल पूरे हो रहे हैं योगी सरकार को और ऐसे में 100 दिन का लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाएगा। जो रिपोर्ट कार्ड है, आज तक सरकार ने 100 दिनों में क्या कुछ काम किए हैं, जब से दूसरी बार वो सत्ता में आई है, उसका लेखा जोखा रखा जाएगा जनता के सामने। और लखनऊ से सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी आप देख रहे हैं और स्वतंत्र देव सिंह, दोनों ही उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। कर चुका है, लेकिन रूस को डर है कि फिनलैंड के नेटो से जुड़ने के बाद वहां भी जल्द ही 5वीं पीढ़ी के अमेरिकी फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। और रूस के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाने वाला कोला प्रायद्वीप फिनलैंड से ज्यादा दूर नहीं है। दावा है कि इस प्रायद्वीप में रूस ने बड़ी संख्या में परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जबकि इसके पास कोला खाड़ी में उसकी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी मौजूद है। और रूस को आशंका है कि नेटो के साथ जंग छिड़ने पर फिनलैंड और नॉर्वे में मौजूद अमेरिकी विमान इस इलाके में बमबारी कर सकते हैं, इसीलिए उसने इन विमानों पर नजर रखने की तैयारी तेज कर दी। भारत को लेकर बदला अमेरिका का नजरिया अब दुनिया को हैरान कर रहा है। केवल 3 महीने पहले रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका भारत को चेतावनी दे रहा था, लेकिन 3 ही महीने में अमेरिका भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते बढ़ाता दिख रहा है। एक साथ रूस और अमेरिका को साधने वाली इस विदेश नीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, क्योंकि न तो भारत ने रूस से तेल की डील रोकी और न ही अमेरिका के सामने झुका। यहां तक कि रूस और यूक्रेन की जंग में भी भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया। विदेश नीति के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने सबको हैरान कर दिया। पहले कहा जा रहा था कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत अमेरिका को नाराज कर रहा है। फिर अमेरिका ने भी भारत पर दबाव बनाने के लिए मार्च में कई भड़काऊ बयान दिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटे। नतीजा ये हुआ कि जंग के बीच भारत को कारोबारी फायदा तो मिला ही, अमेरिका को भी प्रधानमंत्री के दांव के सामने झुकना पड़ गया। G7 समिट के दौरान बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ऊपर से भारत की पिछले 3 महीनों से चल रही तैयारी भी ऐसी रही जिसने भारत को दुनिया में एक नई जगह दे दी। भारत दुनिया के विकासशील देशों के समूह की अगुवाई करने वाला देश बन गया, जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि गरीब मुल्कों को भी अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के अपने भाषण में पश्चिमी देशों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप को आईना दिखाते रहे। G7 में प्रधानमंत्री ने महंगे कच्चे तेल का मुद्दा पूरी ताकत से उठाया। उन्होंने दुनिया को बिना किसी संकोच के ये बताया कि ऊर्जा पर अमीरों और गरीबों का बराबर हक है। प्रधानमंत्री मोदी के कहने का साफ मतलब ये था कि किसी एक देश पर प्रतिबंधों का नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के निशाने पर अमेरिका ही था, जो रूस से अपनी अदावत के चक्कर में पूरी दुनिया पर महंगाई बम फोड़ रहा है। दूसरी तरफ एस जयशंकर ने भी तेल के खेल में यूरोप को आईना दिखाया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यूरोप की समस्या अगर पूरी दुनिया की समस्या है तो पूरी दुनिया के संकट से यूरोप बेअसर क्यों है। इस बीच दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान के सामने अब बिजली संकट की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां की टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद करने की धमकी। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित कार्यकाल की इस पहली प्रेस वार्ता में अपने वरिष्ठ सहयोगियों की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अभी हाल ही में प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत देकर के जिस उद्देश्य से अपना आशीर्वाद दिया था, जीत का वह सिलसिला जन विश्वास का प्रतीक तो था ही,
वह निरंतर नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी के 36 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इन 36 में से 33 सीट भारतीय जनता पार्टी ने और 3 सीटें निर्दलीयों ने जीते। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 0 पर रही। यही नहीं, विधान परिषद गठन के पश्चात 87 वर्ष के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन कांग्रेस विहीन भी हो गया है। कांग्रेस मुक्त उच्च सदन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी चुनाव के साथ प्रदेश के अंदर 2 महत्वपूर्ण लोकसभा के उपचुनाव भी संपन्न हुए हैं। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर में। दोनों सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस उपचुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति और सरकार की सक्रियता और बेहतर समन्वय का एक परिणाम है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को प्राप्त हुआ और दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए। पच्चीस मार्च 2022 को हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण किया। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों के बाद यह अवसर आया था जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे और 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के उपरांत फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के साथ ही सरकार को सफलतापूर्वक संचालन करने के अपने 100 दिन के अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सो किया कि इस अपने परंपरागत अभियान को लेकर के फिर से मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की सब आबादी के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, एक पोटेंशियल है कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। उस सामर्थ्य को सजोने का कार्य और उसको देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य, उसकी आधारशिला 2017 से मार्च 2022 के बीच में हमारी सरकार ने किया। अब
दूसरा कार्यकाल जो हमें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। ये पहली बार हुआ है कि 10 सेक्टर के प्रेजेंटेशन में सभी हमारे सहयोगी मंत्रीगण मौजूद थे। उनके मार्गदर्शन में उनके विभागों ने उसका प्रेजेंटेशन स्वयं बनाया, उसका अध्ययन किया, फिर उसका मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुतिकरण हुआ, उस पर चर्चा हुई और फिर उसकी ठोस कार्य योजना बना करके हर एक सेक्टर के लिए एक सीनियर अधिकारी को जिम्मेदारी देकर के उस सेक्टर की उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश को आगामी 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के समकक्ष पहुंचाने में योगदान दे सकेगा, वह कार्यक्रम भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार जनता के द्वार इस कार्यक्रम को मेरे सहयोगी मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रियों ने 18 समूहों के साथ जोड़ करके अलग अलग समूह मंत्री समूह को 18 मंत्री समूह ने 18 कमिश्नरी को केंद्र में रख करके 72 घंटे के लिए एक कमिश्नरी में कैंप किया। जनपद स्तर पर गए, गांव में गए, नगर में गए, अलग अलग संगठनों संस्थाओं के साथ बैठकें भी संपन्न की, जनता चौपाल के कार्यक्रम भी आयोजित किए, विकास कार्यों के भौतिक सर्वेक्षण भी किए और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जो जनता के मन में एक नया विश्वास पैदा कर सके। मंत्री समूह ने अब तक हर मंत्री समूह 2-2 कमिश्नरी कवर कर चुके हैं और सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को एक नई गति उनके मार्गदर्शन में न केवल अपने विभाग के कार्यों को बल्कि जमीनी धरातल पर जाकर के देख करके शासन की सभी प्रकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन का कार्यक्रम भी आज प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का कार्य हो रहा है। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने के लिए एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, इस टीम वर्क ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी और आज उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अगले 5 वर्ष की जो कार्य योजना तैयार की है, इसमें 100 दिन के जो लक्ष्य तय किए गए थे, उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य योजना तैयार की, इस दौरान हम लोगों ने तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल किया। पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर
पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई पेंशन की सुविधा लागू हुई। अब किसी रिटायर्ड कर्मचारी को अपने पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसने इस कार्यक्रम को इन 100 दिनों के अंदर संपन्न करके प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से कार्मिकों की समस्या के समाधान का एक रास्ता निकाला। ई विधान लागू किया गया। विधानसभा का अभी हाल ही में संपन्न सत्र ई विधान के साथ संपन्न हुआ है। और यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का दोनों सदनों को मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। ये 100 दिन के अंदर ही ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश 2017 के पहले परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी। पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के सामने 2017 के पहले था। केंद्र सरकार की योजनाओं को 2014 के बाद अनेक लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया, लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति उन्हें लागू करने की नहीं दिखती थी। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को जो हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए, देश के अंदर उसका एक विश्वास के रूप में बदला। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और उसका परिणाम था कि यहां पे निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। निवेश की इन संभावनाओं ने प्रदेश में रोजगार के सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। अगर मैं देखूं तो अब तक 2017 से अब तक 2,925 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर माफियाओं से जब्त की है। यही नहीं, ये पहली बार हुआ है कि जब पुलिस के संरक्षण में कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं बल्कि अवैध पार्किंग हटाए गए, टैक्सी स्टैंड हटाए गए, उन्हें व्यवस्थित स्वरूप नगर निकायों के साथ मिलकर के भी प्रदान किया गया और आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से अधिक अतिक्रमण स्थल जो सड़कों पर अतिक्रमण बनाए गए थे, आवागमन को बाधित करके किए जाते थे, उनको हटाया गया। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल भी मुक्त किए गए और वहां पर अब वाहनों की पार्किंग की सुविधा प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है और ये पहली बार हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और उन्होंने 100 दिन का खाका